दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 180 और इससे पहले हम 179 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोगों की क्वेरी थी कि यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो लगातार हम सीरीज मैथ्स और रीजनिंग के अभी कुछ पार्ट्स ले रहे हैं। तो जितने भी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग के, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे के सारे ट्रिक्स से हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू से लेकर अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बेहतरीन तैयारी करके अपनी सिलेक्शन को पक्का कर पाएं। यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रखा है और इसका आयतन बताना है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला निकालते हैं, तो इसकी भुजा आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अगर भुजा मान लो a है तो इसका क्यूब करेंगे तब इसका आयतन आएगा। तो हमें सबसे पहले भुजा निकालनी होगी। तो भुजा निकालने के लिए जो दिया है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उससे निकालते हैं। तो फार्मूला होता है 6, यहाँ लिखता हूँ 6a²। ए क्या है, यहाँ पर मान लेता हूँ घन की एक भुजा है। जैसे मान लो कि कुछ इस प्रकार से अगर कोई घन होगा तो उसकी घन की भुजा है, ठीक है। इस प्रकार से मान लो ये वर्गाकार मान लो ऐसे होगा, तो इसकी एक भुजाएं हैं। चलिए देखते हैं। अब इक्वल में है 1014, तो इसको आप काट दीजिए। तो a² तो कटेगा नहीं, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 बचा हमारे पास 4, तो 6 छरंग 36 और बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 54। तो 6 नाम 54। अब देखो a² की वैल्यू आ गई है 169। अब ध्यान से देखो, अगर हम a निकालना चाहें तो इसका अंडर रूट कर देंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब है 169 जो होता है वो 13 का होता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 13। हमें बताना है आयतन, और आयतन बताया था अभी थोड़ी देर पहले a³ यानी कि भुजा का क्यूब। तो अगर हम 13 हमारे पास a की वैल्यू है तो उसका हम क्यूब कर दें, यानी कि 13 गुणे में 13 3 बार करेंगे। और अभी हमने देखा 13 गुणे 13 होता है 169, तो 169 गुणे में ये वाला 13, तो ये 13 आ जाएगा। अब ऑप्शन में आप देखो, डिजिट से सॉल्व करो। 3 27 यानी कि 7 आएगा लास्ट में। इसके लास्ट में 7 नहीं है, इसके लास्ट में 7 नहीं, क्योंकि यहाँ 8 है और 9 है, तो ये तो खत्म हो गया। अब हमारे पास बचे ये दो। तो देखो 13 या 117, यानी कि हम 117 कहेंगे तो 11 बचेगा हमारे पास आ जाएगा। तो 13 25 65, 13 छंग 78, और 78 प्लस 11 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। 89 का मतलब कि यहाँ पर 9 आएगा। 97 लास्ट में होगा, इधर आएगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसके लास्ट में 27 आ रहा है और इसके लास्ट में 97। देखो हमने क्या देखा कि 97 आएगा लास्ट में, 97 इसमें ही आ रहा है, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। यानी कि सोनार यानी कि गोल्ड स्मिथ सोने का काम करता है, वैसे लोहार किसका काम करेगा, तो आप कहोगे लोहे का काम करेगा, क्योंकि सोनार का काम होता है सोने से संबंधित, वैसे लोहार का काम होता है लोहे से संबंधित, यानी कि आयरन से। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। तो देखो क्वेश्चन, देखो दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो लॉजिकली होते हैं, इसमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ना कोई सिलेबस ना कुछ, बस ऐसे ही आप लॉजिक समझ सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान आपके लिए होते जाएंगे। एक चोर 3 PM यानी कि शाम 3 बजे एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है, यानी कि चोर ने चोरी करी और उसका मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा। तो जरा ध्यान से देखो, उसने चोरी करी थी 3 बजे, पता चला 4 बजे, यानी कि 4 बजे पता चला, तो 1 घंटे बाद ही तो पता चला। तो जब एक्शन लिया जाएगा, उसको पीछा किया जाएगा, तो 1 घंटे बाद ही किया जाएगा। तो 1 घंटे में ये चोर आगे निकल चुका होगा, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर वो चला गया होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर चोर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर चोर है और वो इस तरफ को भाग रहा होगा कहीं पर, और इधर कहीं पर मालिक को पता चला। तो मालिक, अब देखो 1 घंटे के अंतराल पे ये चोर यहाँ से यहाँ आ गया होगा और मालिक अभी यहीं पर है। तो जब मालिक इसका पीछा करेगा, यानी कि इसको ये दूरी कवर करनी होगी, क्योंकि ये भी भागेगा और ये भी भागेगा। मालिक तेज स्पीड से भागेगा तब इसको पकड़ पाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है यही हमारी निश्चित दूरी होती है। तो दूरी 1 घंटे में कितना, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर तो उसने तय कर लिया,
दूरी को। अब देखो जरा सा चाल क्या है कि चोर भी इधर भाग रहा है और मालिक भी इधर ही भाग रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में भागा जाए तो हमेशा चालों का अंतर निकालते हैं। तो देखो एक चाल 70 है, दूसरी वाली 50 है। 70-50 का अंतर, तो 70 माइनस 50 करोगे तो 20 आएगा। इसका मतलब अब जो चाल होगी इसको पकड़ने में वो हम 20 मानेंगे। तो दूरी तो हमारे पास 50 थी और हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 50 और चाल उसकी 20 हो गई। 20 समझ में आया कहाँ से आया? 70 माइनस 50 किया। अब देखो जीरो से जीरो आप काट दो, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5, या ऐसे लिख सकते हो 2.5, बात वही है। तो 2 घंटे और आधे घंटे यानी कि 2.5 घंटे लग जाएंगे पकड़ने में। लेकिन जरा ध्यान दो, हम 3 बजे से नहीं काउंट करेंगे कि 3 बजे से 2 घंटे नहीं, क्योंकि चोर को पकड़ना कब शुरू किया गया था? 4 बजे से। तो 4 बजे के बाद से 2 घंटे 2.5 घंटे जोड़ोगे आप, तो 4 से 2 घंटे 6 बज गया होगा और आधे घंटे और तो 6:30 बज गया होगा, यानी कि 6:30 हो गया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस दूरी को देख लो और चाल जो है, तो 70-50 कर दिया हमने, ये कर दिया, बस डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन है DWHSLOPK है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो जरा ध्यान से देखो, जब कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आए या पूछा जाए ऐसा वर्ड्स, तो पहले पहले लेटर को आप देखा करो। जैसे इसका पहले लेटर डी है, इसका एच है, एल है और पी है, तो आगे वाला देखो। तो पहले देखो डी से एच हो गया है, तो कैसे हुआ होगा? तो जैसे देखो डी के बाद क्या आता है? ई, एफ, जी, फिर आता है एच, यानी कि इन तीन का गैप करा गया। वैसे ही एच के बाद देखो एल आना चाहिए, तो एच तो यहाँ पर लिखा है, आई, जे, के और फिर आएगा एल, तो देखो तीन का गैप यहाँ पर भी है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा लेंगे कि तीन तीन का गैप हो रहा है। चलो एक और चेक कर लो, एल के बाद पी आ रहा है। जब आप पेपर में बैठोगे तो इसको नहीं चेक करोगे, इसे टाइम वेस्टिंग होगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। वहां आपको सिर्फ दो ही चेक कर लेना है, अगर सही है तो पी के बाद आप अप्लाई कर देना। एल के बाद पी देखो, जैसे एल के बाद आता है एम, एन, ओ और पी, तो तीन का गैप हो गया, इसका मतलब पी आ गया। अब हमें पी के बाद चलना है, जो यहाँ पर लिखना होगा। तो देखो पी के बाद आता है क्यू, आर, एस और आएगा टी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? टी, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा टी। तो देखो जरा किसमें लिखा है टी? इसमें लिखा है केवल टी, बाकी में नहीं है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा। अब हमें देखो, हमने केवल पहले लेटर को पता कर लिया कि टी है, अब किसी में टी नहीं है, सिर्फ तीसरे में है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन क्या होता अगर टी किसी और में दिया होता, तो फिर हमें ये लेटर भी चेक करने पड़ते हैं। जैसे डब्ल्यू के बाद एस आया है, एस के बाद ओ और ओ के बाद के आया है और के बाद क्या आएगा, इस प्रकार से आपको चेक करना होता है। अब देखो डब्ल्यू से एस हुआ है, यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे मैं अगर ये कहूँगा एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू, उल्टा लिखूंगा तो तीन का गैप करके देखो एस से डब्ल्यू हो गया है, या ये कह सकते हो डब्ल्यू से एस हो गया है। तो देखो डब्ल्यू से एस हुआ है, उल्टा चल रहे हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर बैक करके हमें लिखना है, तब जी आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका तीसरा ही करेक्ट आंसर है। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में पहला अगर देखेंगे कि 9 साल का होगा, तो दूसरा वाला कितने का होगा? 10 साल का होगा। तो जो भी ऑप्शन दिया होगा उनको काटने पर ये 9:10 आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान बोला जा रहा है, वर्तमान का अनुपात ये दे के रखा है, ठीक है। तो इसको देखो 11×99 और 11×11, यानी कि 9:10 तो यहाँ आ रहा है। यहाँ देखो 9×81 और 9×90 यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो वर्तमान में तो 9:10 है और यहाँ पर कितना हो गया है 11 साल बाद, तो 10:11 हो गया। तो देखो इसके बीच का अंतर 1:, यहाँ पर भी 1 बढ़ गया। तो हमारे हिसाब से 1 बढ़ा है दोस्तों, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ा है? 11 साल। तो 1 की वैल्यू हो गई 11। बताना क्या है? वर्तमान आयु दिलीप और शिव कुमार दोनों की, शिव कुमार और दिलीप की। तो देखो 1 की वैल्यू 11 है, तो ये है 11 गुणे में 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 99। दूसरा 11 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 110। बस यही सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू हमने निकाल लिया और वर्तमान की पूछा तो ये कर दिया। 11 साल बाद पूछता तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कराते, तो 99 और 110 हो जाएगा। तो शिव कुमार हो जाएगा 99 साल का और दिलीप कुमार हो जाएगा 110 साल का, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में देके रखा गया है, यही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है। यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न
5/6 के बराबर है तो मूल भिन्न ज्ञात करिए। जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे ही करते हैं। तो अंश जैसे मान लो कि यहाँ पर 20% है। अब 20% लिखा है और नीचे कितना है 50%। तो जरा ध्यान देना, इसको हम अंश बोलेंगे और नीचे वाले को यहाँ पर बोल रहे हैं हर। अब अंश में चूंकि 20% की वृद्धि होती है तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। 20 पंचे 100 यानी कि 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि मतलब पहले 5 था, 1 बढ़ा दो तो 6/5 हो जाएगा। तो अंश तो हमारे पास आ गया 6/5। वैसे ही यहाँ पर अगर हम हर को देखेंगे तो हर को नीचे लिख दो और हर में 50% की कमी, क्योंकि 50% को 1/2 लिख सकते हैं और इसको एक कम करेंगे 2 में से तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 यानी कि अंश हमारा 5/6 और हर आ गया 1/2। ठीक है, मैं पूरा हटाकर सिर्फ इतना याद रखता हूँ। ठीक है, या फिर आप इसको x मान लो और नीचे वाले को यहाँ पर y मान लो, इसके साथ x और इसके साथ y मान लो। ठीक है, अब देखो जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो हम सबसे नीचे वाली वैल्यू को हम सबसे ऊपर ले जाते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं x/y बराबर 6/5 इंटू में 2/1। ठीक है, इसको और सही करके लिखेंगे तो x/y हो जाएगा यहाँ पर 12/5। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर कह रहा था जो प्राप्त भिन्न है वो 5/6 के बराबर हो जाती है। यानी कि x को हम इसके साथ रहने देते हैं, y को इसके साथ। यहाँ भी साथ में ही था, अलग नहीं था, मैंने समझाने के लिए बोल दिया था x/y। ठीक है, अब अगर हम x/y इक्वल में करेंगे 5/6, ये कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर दिया था 5/6 हो गया। अब x/y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और 12×6 72, तो ये हो जाएगा 72। यानी कि जो हमारा भिन्न होगा, मूल भिन्न x/y वो होगा 25/72। अंश 25 और हर इसका 72, 25/72 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर शायद चौथे में देके रखा गया है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप डी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन ये एनटीपीसी में भी पूछ लिया, आप देख रहे होगे इस क्वेश्चन पेपर में भी। तो एनटीपीसी में भी आते हैं लेकिन ज्यादातर वो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन देखो अब जरा सा आप देखो कि ये सेम नंबर है, ये सेम नंबर है और ये सेम नंबर। अब जो यहाँ लिखा है वो ये 3 बार लिखा है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 289 को मैं मान लेता हूँ ए और 111 को मान लेता हूँ पी, बात समझ में आ रही है। तो जहां जहां पर भी 289 उसको ए लिखेंगे। तो आप जरा देखो ए गुड़े ए, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको ए तो लिखोगे ए क्यूब प्लस, और इसमें क्या है बी और बी, तो बी क्यूब हो जाएगा। और नीचे देखो यहाँ पर क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस का, देखो ए और हमने इसको माना है बी तो हो जाएगा ए बी, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर बी 111 का तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए प्लस का बी, और यहाँ पर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या लिखा है देखो ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो जरा ध्यान दो, ये वाला पूरा इससे कट जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। तो ए प्लस बी यानी कि ए की वैल्यू 289 हमने माना है तो यहाँ पर लिख दो 289 प्लस प्लस को मैं नीचे लिख देता हूँ बी की वैल्यू 111, तो 111 इनको आप ऐड कर दो, कंफ्यूज नहीं होना। आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस का 111, मैंने आसानी के लिए ऐसा लिख दिया है। तो 9 1 10 हो गया, 8 1 9, फिर से 1 10 हो गया, तो 2 1 3 और 1 4, 400 हो गया। तो 400 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे पे देके रखा गया है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला। अगला है, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द अंतिम से ठीक पहले आएगा। जरा देखो अंतिम से ठीक पहले, यानी कि कह देता हूं 1 2 3 4 और 5 है तो अंतिम पांचवा, उससे पहले 4, यानी कि चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। सही नहीं कि एक क्रम ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं किस आधार पे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले लेटर को एक यहाँ से कंपैरिजन करो, तो डी आई सब में दिया है, डी आई है इसको हटा दो, एस दिया है एस है एस, और यहाँ पर भी एस दिया है, यहाँ पर एस है, तो डी आई एस सभी से हटा दो, तो ये डी आई एस सबसे हट गया। अब देखो यहाँ पर सी आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ भी सी है और यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी आ रहा है। तो आप बताओ ई आता है कि सी आता है पहले, तो आप कहेंगे पहले आता है सी, तो सी इसमें दिया है, सी इसमें दिया है, बाकी में तो दिया नहीं है यहाँ पर। तो अब देखो सी और सी में से कौन सा पहले सी आएगा, तो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी के बाद आर है और सी के बाद यहाँ भी आर है। अब अगला कंपेयर करो,
सी के बाद आर के सी आर के बाद आई है और सी आर के बाद ई है। इसका मतलब ये पहले आएगा, तो ये पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे ये आएगा। तीसरे नंबर पे देखो कौन सा आएगा, यहाँ पर भी देखो डी आई एस सी दिया है, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अगला देखो यहाँ पर ई और एस, इन्हीं में कोई एक आंसर हमारा सही होगा। तो यहाँ पर देखो ये दिया है, डी दिया है, तो इसमें देखो ई और डी आ रहा है, तो पहले क्या आता है, डी आता है, तो ये आ जाएगा पहले। तो चौथे नंबर वाला ही बताना था, तो ये हो जाए डिस्टेन। तो डिस्टेन कहाँ पर लिखा है, डिस्टेन, आप कीजिएगा डिस्टेन है, तो डिस्डेन ऑप्शन नंबर चौथा है, दूसरा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्डेन ऑप्शन नंबर दूसरा। रविकांत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल यानी कि दोनों ही मिलाकर उसके द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे लगे। यानी कि अगर वो साइकिल का भी यूज करे और पैदल भी चले तो 40 किलोमीटर की टोटल दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की, उसको 7 घंटे में लगते हैं तय करने में। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई है, तो कितने घंटे के लिए उसने साइकिल चलाई, बाकी समय में पैदल चला, हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम ऑप्शन से करते हैं। मान लेता हूं मैं, यहाँ पर दे के रखा ही है 12.5 की स्पीड से साइकिल चलाता है और 3 की स्पीड से पैदल चलता है, साइकिल बताना है। तो मान लेता हूं मैं, पहला ही उठा लो आप यहाँ से कि 5 घंटे उसने साइकिल चलाई, तो जरा 5 घंटे से मल्टीप्लाई कराओ, पचम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5, 1 6, यानी कि 62 किलोमीटर पहुंच रहा है, जबकि कुल दूरी तो 40 किलोमीटर है। तो ये तो भाई गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 तो नहीं आने वाला भाई, अभी पैदल भी तो चलेगा वो, तो टोटल इसी में आ रहा है, तो वो तो ज़्यादा हो गया। अब हमें देखना है यहाँ पर, इसको लो 3, तो देखो 12.5 था और ये था 3। अब 3 घंटे अगर उसने लगातार साइकिल चलाई होगी तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 37.5। मान लिया 37.5 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई है। अब टोटल 7 घंटे लगते हैं, हमने 3 घंटे लिया है, तो बचे हुए 3 घंटे में से 7 में से 3 हटा दो, 4 घंटे उसको पैदल चला होगा भाई, 3 घंटे साइकिल चलाई, 4 घंटे पैदल, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 37 और 12, लगभग ये 49 के आसपास पहुंचेगा, लेकिन दूरी हमारी तो 40 ही है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 3 से भी छोटा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में देख रखा है, यही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, टोटल 7 घंटे लगते हैं, तो मान लेता हूँ मैं 5 घंटे 2 घंटे वो क्या करेगा, साइकिल से चलेगा, बचे हुए 5 घंटे पैदल चलेगा। तो चलिए 2 घंटे साइकिल चलाते हैं, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, या यूँ कह सकते हो क्या 25 हो जाएगा। अब ये 25 हो गया, अब ये चला 5 घंटे, क्योंकि ये 2 घंटे इधर 5 घंटे इधर, तभी 7 घंटे चल पाएगा, तो 5 से ही 15। तो देखो 25 और 15 टोटल दूरी अगर हम जोड़ेंगे तो 40 आ रही है, और 40 यहाँ पर भी आ रहा था। टोटल अगर टाइम जोड़ेंगे 7 आना चाहिए, तो देखो 2 घंटे 5 घंटे 7 घंटे आ रहा है, तो बस सही उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा ही वाला, वही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है 2 sin 30 डिग्री प्लस 5 cos 60 डिग्री प्लस 3 sin 180 का मान ज्ञात करिए। देखो ऐसे में दोस्तों, अगर आपको याद होगा जो टेबल डिग्री वाला, तो आराम से आप इसकी वैल्यू निकालोगे। जैसे देखो जो जो बोला जा रहा है वही आप रखते जाओ। तो यहाँ पर लिखा है 2, और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है होती है 1/2, प्लस यहाँ पर आएगा 5 इंटू में cos 60, और cos 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, प्लस अब दिक्कत यहाँ आती है 3 लिख दो, और साइन 180, तो जरा यहाँ देखो साइन 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, साइन या थीटा हटा दो, साइन 90 प्लस का 90 लिख सकते हैं, और हमें पता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90 आ जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है हमेशा क्या, 0 होती है, तो यहाँ से मतलब ये हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है? तो बस इसको आप सॉल्व करो, 2 से 2 कट गया तो बचा 1, प्लस का 5/2, प्लस ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसको ना ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। इसको नीचे 1 करो, तो 2 गुणे 1 तो बराबर हो जाएगा 2, प्लस 5 गुणे 1 तो हो जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 2, तो 2 5 7, 7/2 होगा। तो दोस्तों 7/2 जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है, यही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे काम कर को उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर
यानी कि ए और बी दोनों अगर मिल जाते हैं तो 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे ये बताना है। चलिए देखते हैं। ए देखो जो है ये दोस्तों करता है 5 घंटे कार्य करता है और उसे 8 दिन में कर सकता है। तो ये बताओ कि 5 घंटे डेली करेगा और 8 दिन में करेगा तो यानी कि काम कितना होगा 40 करेगा ये। और जो बी है वो बी क्या है 6 घंटे काम करता है और 10 दिन में कर सकता है, यानी कि 10 दिन में टोटल काम 60 हो गया हमारे पास। वे दोनों मिल जाएं तो देखो दोस्तों अगर हम दोनों इनको मिला दें तो मैं इतना हटा देता हूँ, आप ये याद रखना 40 60 ये मेन है। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। 40 और बी की वैल्यू आ जाएगी 60, इनका एलसीएम ले लो तो 120 हो जाएगा। 40 से काटेंगे, 40 से 120 और 60 दूनी 120, इतना हो गया। अब देखो कह रहा है दोनों लोग मिल जाते हैं तो काम तो हमारे पास 120 है रियल में। अब दोनों मिल जाएंगे क्या, तो 3 इसकी क्षमता हो जाएगी, बी की क्षमता हो जाएगी 2, 3 2 5। चूंकि एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो 8 से गुणा करा दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 यानी कि 30 आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ तो ये बचेगा यहाँ पर कितना 30 बचेगा और नीचे आ जाएगा 2 गुणे में 5। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 2 5 हो गया तो 5 एक कम 5 6 के 30, 6 बटे में 2 यानी कि 3 आ जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। 3 दिन में कर डालेंगे जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दे के रखा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करिए। यानी कि समरूप त्रिभुज हैं, कुछ इस टाइप के हैं, एक छोटा होगा या बड़ा होगा। तो एक जो है ये 36 है, इसको आप कहेंगे कि बड़े वाले को 36 कर देता हूँ, इसको 16 कर देता हूँ। इनकी भुजाओं में रेशियो बताना है क्या होगा। तो देखो दोस्तों जो भी दिया उसी का आप अंडर रूट कर दिया करो। तो यहाँ पर लिखा है 16, एक लिखा है 36, अंडर रूट करोगे तो 16 का 4 आ जाएगा, 36 का 6। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे 4:6 आएगा, तो 4:6 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही दे के रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट में निरूपित करता है। गणित के प्राप्तांकों के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री है, उसे सांख्यिकी में 80 और अर्थशास्त्र में 70 अंक प्राप्त हुए। गणित विषय में उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने बना दिया एक सर्कल। अब इस सर्कल में हमें पता है कि ये टोटल जो होता है यहाँ से यहाँ तक, चलो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये 180 डिग्री बनेगा, तो इधर वाला भी तो 180 डिग्री बनेगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रीय कोण जो गणित का है वो 180 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये गणित मान लेता हूं मैं कि आधे में अकेला गणित है, और संख्यांकी में 80 मिले और 70 इसमें मिले, तो संख्यांकी और अर्थशास्त्र दोनों को मिलाकर ये 180 डिग्री तो हो रहा होगा। यानी कि 180 डिग्री का मतलब कह सकते हो आप कि 50% इधर हिस्सा है, 50% इधर है। तो 50% जो हिस्सा है वो हमारे पास 80 + 70 का है, तो 8 7 15 यानी कि 150 आएगा। और 50% ये है, तो जितना इन दोनों को जोड़कर आंसर आ रहा है वो अकेले, क्योंकि यहाँ पर टोटल अगर मैं कहता हूँ 360 डिग्री कोण बनेगा, तो 80 तो गणित, 180 तो गणित का हो गया और 180 डिग्री हो गया संख्यांकी और अर्थशास्त्र का। तो जितना इनका योग होगा उतना अकेले गणित में अंक आए होंगे। तो गणित इनका 150 आ गया, तो गणित में भी कितना होगा 150 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक O5 1P6 और 1Q7। तो जरा ध्यान से देखो 1 1 सब में लिखा है, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में 1 दिया है, तो केवल ऑप्शन इसमें स्टार्टिंग में 1 है, इसीलिए डायरेक्ट आंसर हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर आप वाले में तो मिल गया, लेकिन हम जब पेपर में बैठेंगे हो सकता है 1 किसी और में दिया हो ऐसे करके, तो कैसे करेंगे, तो चलो देख लेते हैं। देखो 1 1 सब में है तो 1 लिखेंगे, इसके बाद O के बाद P के बाद Q, तो Q के बाद क्या आएगा R आएगा, तो 1 R होना चाहिए। देखो 1 R आ रहा है, और आगे देखो 5 के बाद 6 7 और 8, तो आ जाएगा 8, यानी कि 1 R 8 आएगा, 1 R 8 देख रखा है, ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है ये बताना है। तो देखो दोस्तों जैसे 14/7 और गुणे करके ऐसे दिया है, तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो अंदर वाले को,
ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद मझला ब्रैकेट ये वाला यानी कि कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट यहाँ वाला। तो ये कर्ली ब्रैकेट दिया है यानी कि मझला कोष्ठक दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक तो है ही नहीं। और साथ में इसको भी कर सकते हो। तो देखो 14 भागे 7 करोगे, 7 दूनी 14। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता जाता हूँ, ये लिखा है 2 गुणे में। अब इसको देखो 8 लिखा रहने दो, प्लस है, पहले इसके अंदर वाले को सॉल्व करो। तो 8 और 3 11, 11 में से 2 गया तो आएगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट लिखो, माइनस, अब देखो यहाँ पर ध्यान से 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। फिर आएगा 2 इंटू में, और 8 9 9 8 होता है 17, माइनस का 3। तो हमने बताया था जब कई टाइप के यहाँ पर चिन्ह आ जाते हैं तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे क्या, भाग, गुणा, जोड़ और फिर घटाना। तो यहाँ पर गुणा सॉल्व करेंगे, 17 दूनी होता है 34, 34 माइनस 3, तो 34 में से 3 हटाओगे तो आ जाएगा 31, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, चौथे में लिखा गया है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा ही वाला करेक्ट आंसर। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए, यानी कि शुरुआत की, जैसे n का मतलब जैसे स्टार्टिंग की 10 संख्याएं, स्टार्टिंग की 20 संख्याएं, ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, मैंने कई वीडियो में बताया आपको कि फॉर्मूला याद रखना है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाए n, तो n प्लस 1/2 होता है, ये होता है इनका योग। तो कहाँ लिखा है, n प्लस 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में देके रखा गया है। अब देखो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग तो देख लिया, लेकिन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर आ जाए तो आपको करना है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देना है, ये होता है घनों का योग। अगर मान लो कहीं पर आ जाए स्क्वायर तो आपको करना है n प्लस 1 और नीचे आता है 2n प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 6। ये होता है कब, जब क्यूब ज्ञात करना होता है, यहाँ पर स्क्वायर ज्ञात करना होता है माफ कीजिएगा, और ये होता है क्यूब ज्ञात करने का। तो इनका फॉर्मूला आप याद रख लो, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कहे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कहे तो आपको ये फार्मूला लगाना है। और अगर डायरेक्ट योग पूछे तो मैंने बता ही दिया, n प्लस 1/2 लगाना है। तो इनको आप लोग नोट कर लिया करो, ठीक है। और चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिएगा। अगला देखो, घूमर की डैश की लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है। मैंने एक वीडियो में आपसे पूछा भी था क्वेश्चन कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, देखो आ भी गया है, तो घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है, तो ऑप्शन इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का। अच्छा आप लोग बताओ कि यहाँ पर एक शैली है रंगोली, रंगोली शैली का संबंध किस राज्य से, आप लोग बताना, ठीक है। रंगोली कहाँ पर बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 3 होल 1/4 का पावर 4 माइनस 4 होल 1/3 की पावर 4। और देखो जैसे यहाँ लिखा है ठीक वैसे यहाँ पर भी लिखा है, तो इसका मतलब है कि हमें डायरेक्ट यहाँ सॉल्व नहीं करना, हमें फॉर्मूले बेसिस पे चलना है। तो देखो अगर मैं इसको मान लेता हूँ तीन सही 1/4 को a मान लेता हूँ, तो ये a की पावर 4 लिखा है, और इसको 4 सही 1/3 को मान लेता हूँ मैं b, यानी कि b की पावर 4 हो जाएगा। अब देखो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम इस फॉर्म पे इसको चेंज कर सकते हैं ऊपर वाले को, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ डायरेक्ट। तो अब देखो इस फॉर्म पे बन जाएगा, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो बस यही कर दो आप। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 सही 1/4 का स्क्वायर कर दो, इसको यहाँ कर दो, और प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, 4 सही 1/3 का होल स्क्वायर कर दो। तो देखो यहाँ का 4 3 12 1 13, तो 13/4 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिख दो, प्लस 4 3 12 1 13, 13/4 और बटे में नीचे आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो मैं पूरा इतना हटा देता हूँ, सिर्फ इतना ही याद रखना आप लोग, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, बटे में आ जाएगा 16, प्लस ये भी 169 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो चाहो तो आप 169 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने पर यहाँ पर बच जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ 169 बाहर कर लो, अंदर बचेगा 1/16 प्लस 1/3 का हो जाएगा 9, दोस्तों यहाँ पर 9 लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब देखो 16
और 9 डायरेक्ट में लिख देता हूँ 25 बटे में 16 या 144, ये हो जाएगा 144 गुणे में 169 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो हमारे पास कुछ इस टाइप का बना। अब इसका कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करिए, तो इसका वर्गमूल मतलब अंडर रूट लगा दो। तो 169 किसका होता है? तो ये होता है 13 का, और गुणे में 25 यानी कि 5 और 144 हो जाएगा 12 का। तो ये लिखेंगे 12। ठीक है, मैं थोड़ा जगह कम है इसलिए इतना हटा देता हूँ। तो देखो 169 मतलब 13 लिख दिया, गुणे में 25 का हो गया 5 और 144 का हो जाएगा 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 13 पचे 65, तो 65 बटे में आ जाएगा 12। तो इसको अगर आप काटोगे तो 12 पंचे 60, 5 बार में कटेगा और 5 बच जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे 5 और नीचे आ जाएगा 12। तो 5 सही 5 बटे 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दे के रखा गया है। और यही वाला सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। एक आदमी 12,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और वह तुरंत 2,000 का भुगतान करता है, यानी कि 2,000 रुपये दे देता है और शेष राशि भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, यानी कि जो बचते हैं पैसे उसको कहता है मैं 1 साल बाद दूंगा, और जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना कीजिए। देखो दोस्तों, अब ये वॉशिंग मशीन टोटल थी 12,000 रुपए की। अब वो ऑन द स्पॉट उसने दुकान पर ही 2,000 रुपए तो दे दिए। तो जब 2,000 रुपए उसने दे दिए होंगे तो बचे कितने होंगे? तो आप कहेंगे 10,000 रुपए बचे होंगे। अब जो 10,000 रुपए कह रहा है 1 साल बाद दूंगा, तो जो ब्याज उसको लगेगी 10% वो इसी पर तो लगेगी। ये तो दे चुका है ना ऑलरेडी। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास मूलधन 10,000 आएगा, इसका मूलधन गुणे दर साधारण ब्याज बोला है, तो दर का मतलब 10, 1 साल यानी कि 1 नीचे आ जाएगा 100। तो 00 से 00 आप काट दो, 100 गुणे 10 यानी कि 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 10,000 तो वो देगा ही देगा, प्लस 1,000 और देगा, तो कितना देगा? 11,000 रुपए उसको देना पड़ेगा। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना करिए। तो कुल राशि मतलब 11,000 तो ये देगा 1 साल बाद, लेकिन 2,000 पहले भी तो दिए थे उसने। 2,000 प्लस 11,000 कितना हो जाएगा? कुल 13,000 का भुगतान करेगा वो, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि बी में लिखा गया है करेक्ट आंसर। तो यही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों हमने आज कवर करे हैं क्वेश्चंस यहाँ पर, और इसके आगे वाले जो बचे हुए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे एनटीपीसी या ग्रुप डी के, बहुत सारे हमने करवाए हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर करवाया है, तो बहुत सारी सीरीज हमने सबको क्रम से 1 2 3 4 करके लगा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर एक एक वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहां पर भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप सिलेक्शन में एक सीट अपनी पक्की कर पाएं इस साल। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो में, वहां से आप देख सकते हो। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।